अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमने पढ़ना है 10th क्लास केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। जो वेरी नेक्स्ट डे जो है टेस्ट भी आ रहा है, पेपर है, फाइनल एग्ज़ाम है 2024 का। तो उसके अंदर हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले यूनिट नंबर 9 है हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अंदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो इनको डिफ्रेंशिएट करना होता है। रिवर्सिबल जो होते हैं वो इन टू डायरेक्शंस होते हैं, जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइंड प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। ठीक है, इनको डबल एरो से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान शो आउट किया जाता है। और इसके अलावा ये इनकम्प्लीट रिएक्शन होती है, इनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी जो डिस्कस की है हमने। आगे इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? जो ओनली वन रिएक्शन के अंदर ही होते हैं, जिसमें रिएक्टेंट्स ओनली कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, नॉट बैक रिएक्शन, नो देयर इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से ये हमारे पास रिवर्सिबल होते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 का, वो हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, एंड द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज कीप कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है रिएक्टिंग स्पीशीज जो रिएक्ट कर रही होती हैं। आगे साथ में है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसमें रिएक्शन सीज टू प्रोसीड होता है, मतलब रिएक्शन रुक जाता है, रिएक्शन आगे प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन है, जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज़। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिंग द रिएक्टेंट स्पीशीज़ जो होती है। रिएक्टेंट मतलब जितना वो रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, क्वान्टिटीज़ के ऊपर बेस कर रहा होता है। सही है, जिसको हम एक्टिव मास भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम रिएक्टेंट्स जो होते हैं, और इसका यूनिट जो होता है वो मोल पर DMQ होता है। इसमें ये चीज़ें लिखनी होती हैं हमने ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो है जिसके अंदर हम पढ़ते होते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड टू रेज द पावर ऑफ कोफिशिएंट एंड टू दी। आगे हम उसको बता रहे होते हैं कि किसके साथ उसकी रेशियो है, द प्रोडक्ट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू रेज द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, कैसे भी कहते हैं इसको। हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एस्टैब्लिश। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और कब एस्टैब्लिश होता है? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो जब हमारे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, तो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो फॉर्म आउट हो जाता है। आगे रिलेशन बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेशन क्या है एक्टिव मास का? ज़ाहिर हम एक्टिव मास मूलर कंसनट्रेशन को कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जितना हमारे पास मूलर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होता है। यानी कि जितना हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो उतना ही हमारे पास, यानी कि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को हम एक्टिव मास कहते हैं, उतना ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। तो एक्टिव मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ रिएक्शन। उसके एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, इफ द रेट ऑफ इफ दी वी टेक दी large amount of the active mass or the concentration of reactant, the rate of reaction will be increases. नेक्स्ट वन है हमारे पास, हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्ट। हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? डेफिनेशन है जी इसकी, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट अ पार्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। यानी कि पार्टिकुलर टाइम के ऊपर जो हम जो है वो उसकी अमाउंट ले रहे होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, उसको हम इंसर्ट करते हैं अपनी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन KC के अंदर, जिसको हम एट पार्टिकुलर टाइम के ऊपर उसको QC कहते हैं हम लोग। उसके अंदर इंसर्ट करके उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, जिससे फिर हम उसकी KC के साथ कंपेयर करके गेस कर रहे होते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो किस साइड पे होगी। यानी कि रिएक्टेंट्स कंबाइन हो गए, प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे, प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स बना रहे होते, फॉरवर्ड होगा, रिवर्स होगा, ये वाली डायरेक्शन को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। सही है, आगे है इसके, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है इसके, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिएक्शन जो होते हैं। कंप्लीट रिएक्शन क्या होते हैं और इनकम्प्लीट रिएक्शन क्या होते हैं, इनको हमने बताना होता है।
यूजुअली हम लोग जो है वो कंप्लीट रिएक्शन उनको कहते हैं जो हमारे पास ऑलमोस्ट रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके होते हैं, और इनकम्प्लीट होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आ जाते हैं। यानी कि हमारे जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो एज अ कंप्लीट रिएक्शन होते हैं, और जो इनकम्प्लीट रिएक्शन है वो हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल है, डायनामिक इक्विलिब्रियम जिसमें आ जाता है। ठीक है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, इट इज़ कॉल्ड द कंप्लीट रिएक्शन। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच products recombine to form reactants, this type of reaction called incomplete reaction। तो इनकी आप एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे वो वाटर वाली एग्जांपल है तो वो कंप्लीट रिएक्शन में आती है, H2O और O2 को कंबाइन करें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटीनियम तो वो वाटर बन रहा होता है। इनकम्प्लीट रिएक्शन में आप H2O प्लस I2 ले सकते हैं, उसको फिर रिवर्सिबल रिएक्शन का आपने साइन लगाना है यानी कि डबल एरो, और आगे 2HI लिख देंगे तो वो हमारे पास जो है वह इनकम्प्लीट रिएक्शन की एग्जांपल बन जाएगी। Why reactions do not go to completion? Reactions complete क्यों नहीं होते? Such type of reaction in which the products recombine to form reactants, and the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction. Such type of reaction in which the dynamic equilibrium is established. ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाता है एस्टैब्लिश, तो वो कंप्लीट नहीं होते। सही है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन। गिव द जी आगे जो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सही है, ये फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। गिव द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, ये एक अलग से लॉन्ग बनता है। फिर मैक्रोस्कोपिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये एक अलग से है। फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बताना होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट्स फॉर्म टू प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, रिएक्शन कंबाइन टू फॉर्म टू प्रोडक्ट्स। इनिशियली द फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप होता है शुरू में। ठीक है, इट इज़ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये भी हो गया। और इसके बाद हमने करना होता है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो ग्रेजुअली, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो हो रहा होता है ग्रेजुअली। अच्छा, एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है, बच्चे जो है वो करेक्टरिस्टिक्स रिवर्स रिएक्शन की पूछा होता है तो बच्चे उसमें ऐड कर देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। ये याद रखिएगा, इसको आपने डिफरेंस रखना है इन दोनों के दरमियान। चाहिए तो ये कई बार रिएक्शन आता भी है, वो प्रॉपर्टीज़ पूछी होती है रिवर्सिबल रिएक्शन की, बच्चे रिवर्स की लिख देते हैं, रिवर्स की पूछी होती है रिवर्सिबल की लिख देते हैं। ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट वन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन है, ड्राइव एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, A प्लस बी जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है और C प्लस डी बना रहे हैं। तो इसके लिए आपने पहले लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करना है, इसकी हिस्ट्री है। ठीक है, गोल्डबर्ग और वैग ने 1869 के अंदर इसको स्टैब्लिश करवाया था। लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन है, इसका यूनिट है, इसके साथ इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मूलर कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है, एक्टिव मास। फिर उसके बाद आपने एक एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है जनरल। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, उसमें हमारे पास एक होता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन और एक होता है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। उन दोनों को डिस्क्राइब करना होता है। डिस्क्राइब है रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड ग्राफ। रिवर्सिबल रिएक्शन की जो है वो आपने उसको डिफाइन करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देनी है। उसके बाद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल लिख देनी है, जैसे कि वो आपको इनकम्प्लीट रिएक्शन के अंदर बताया था H2 प्लस I2 वो ऐड कर दें। ग्राफ की रिप्रेजेंट से तो ग्राफ भी आपको लर्न करवाया हुआ है। सही है, जिसमें पहले रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन हायर होती है, फिर वो स्लोली डिक्रीज़ हो रही होती है, और जो प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन है वो स्लोली इंक्रीज़ हो रही होती है, और मिड के अंदर दोनों जो लाइनें हैं वो क्रॉस आउट करती हैं एक दूसरे को, तो फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा होता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यूनिट नंबर हमारे पास है जी 10, चैप्टर नंबर 10 है। सही है, इसके अंदर हमने देखना है सबसे पहले डिफाइन एसिड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग देखना है कि एसिड बेस क्या होता है। आर्हीनियस कहता है जी सच टाइप ऑफ स्पीशीज विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन देयर एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करवाता है उसको हम कहते हैं एसिड। और बेस क्या होता है, सच टाइप ऑफ स्पीशीज विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सल आयन इन इट्स एक्वस सोल्यूशन, तो वो हमारे पास बेस होता है। जैसे HCl है तो वो जब उसको डिज़ोल्व करा जाता है वाटर के अंदर तो वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो वो एसिड है। बेस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा, उसको वाटर में ऐड कर देंगे तो वो आयनाइज होता है, तो वो हमारे पास OH बना रहा होता है। तो ये डेफिनेशन है, साथ में उसकी एग्जांपल भी। राइट, लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिमिटेशंस क्या होती हैं,
आर्हीनियस कंसेप्ट ओनली फॉर सेटिस्फाइड फॉर द एक्वस मीडियम, ये सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए होता है, नॉन एक्वस मीडियम के अंदर ये डिस्कस नहीं करता। फिर दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द such type of species which contain hydrogen and hydroxyl ions, and it does not describe the CO2 which is in acidic nature, well NH3 in which no hydroxyl ion, it is also present in the basic nature. So these are two limitations of Arrhenius concept. Next one है what is Bronsted Lowry theory। Bronsted Lowry क्या कहता है, मतलब इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड और बेस क्या होता है। तो such type of species which accept the which donate the hydrogen ions is called the acid। एसिड वो होता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है अदर स्पीशीज़ को। और बेस क्या होता है, सच टाइप ऑफ स्पीशीज विच एक्सेप्ट दी हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम अदर स्पीशी, तो उसको हम बेस कहते हैं। लाइक HCl है, तो जब इसको हम NH3 के साथ अमोनिया जो होता है उसके साथ ट्रीट करवाएंगे तो H जो है वो रिमूव होता है HCl के अंदर से, तो HCl जो है वो एज ए एसिड होगा, और NH3 जो है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है, अमोनियम आयंस बनाता है, तो वो हमारे पास जो है वो बेस होगा। यानी कि एडिशन ऑफ प्रोटॉन है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन को हम एसिड कह रहे हैं, एडिशन ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कह रहे हैं, बेस। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेविस एसिड एंड बेस। लेविस एसिड और बेस क्या होता है, सच टाइप ऑफ स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकती है उसको एसिड कहते हैं। विच कैन डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बेस, उसको बेस कहते हैं। लाइक लेविस एसिड के अंदर हमारे पास अगर हम वाटर को ट्रीट करवाते हैं BF3 को जब हम ट्रीट करवाते हैं वो एज अ एसिड एक्ट करता है, क्योंकि BF3 में फ्लोरीन के पास जो है वो हर फ्लोरीन के आखिरी शेल का एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है बोरॉन के साथ। बोरॉन के आखिरी शेल में 3 होते हैं, तो फ्लोरीन 3 है तो 3 वो हो जाएंगे, 3 ब्रोमीन से आते हैं, बोरॉन से, तो वो हमारे पास टोटल बन जाते हैं 6। इस तरीके से इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो बेस के तौर पर लाइक अमोनिया है, उसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पड़ा होता है, तो वो लोन पेयर डोनेट होता है, तो हमारे पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फुलफिल होते हैं। ये डोनेट कर रहा होता है अमोनिया, और लेविस एसिड BF3 जो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। इस तरीके से हमारे पास जो है वो लेविस एसिड और बेस होते हैं, ठीक है, उनको डिफरेंशिएट कर देना हमने। साथ में एग्जांपल भी देंगे इसकी। BF3 जो है वो प्लस NH3 आ जाएगा, फिर NH3 का लोन पेयर उसके ऊपर डोनेट हो रहा होगा BF3 में, देन एरो लगा के हम उसको शो करवा देंगे, और इसकी जो प्रोडक्ट है वो डक्ट बन जाएगी हमारे पास। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे साइड पे ना। वाई हाइड्रोजन आयन एक्ट्स एज लेविस एसिड, ये लेविस एसिड के तौर पर एक्ट क्यों करता है हाइड्रोजन आयंस असल में लेविस एसिड के तौर पर एक्ट क्यों करता है, बिकॉज हाइड्रोजन हैज़ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट एक्ट एज द लेविस एसिड। लेविस एसिड वही होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, सही है। आगे गिव 4 यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड के यूज़ बताने हैं हमने। यूजेस थे इसके हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। साथ में कैल्शियम फर्टिलाइजर्स के लिए भी यूज़ होता है, एक्सप्लोसिव पेंट्स डाइज वगैरह इस तरह की चीज़ों के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। इनको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं आप, एज आ सेंटेंस के अंदर भी लिख सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट वगैरह एक्सप्लोसिव्स हैं, और उसके बाद डाइज वगैरह, पेंट्स वगैरह, ड्रग्स इसमें ऐड हो जाती हैं, तो इसके यूजेस हैं। आगे डिफाइन pH क्या होता है हमारे पास। pH क्या होता है, pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस का नेगेटिव लॉगरिथम P जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम के लिए होता है, वो टेक आउट करते हैं तो वो हमारे पास pH बन जाती है। व्हाट इज़ द pH ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की pH जो है वो 7 होती है हमारे पास। डिफाइन pH सोल्यूशन क्या होता है, इसमें सच टाइप ऑफ सोल्यूशंस होते हैं विच हैज़ दी रेंज फ्रॉम 0 to 14 ऑफ pH, जिसमें हमारे पास उसकी वैल्यूज़ होती है वो 0 से 14 तक वैल्यूज़ होती है, 0 से 7 तक जो है 6 तक वो हमारे पास एसिडिक इन नेचर होता है। जिस सोल्यूशन की pH 0 से आगे 8 से 14 होती है तो वो हमारे पास बेसिक इन नेचर होता है। ये बताना होता है pH ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, सच टाइप ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन द pH वैल्यू फ्रॉम 0 to 14। नेक्स्ट वन है डिफाइन इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स हमारे पास सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच हैज़ डिफरेंट कलर एट डिफरेंट pH।
तो ये हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं विच शोज द डिफरेंट कलर इन डिफरेंट एट डिफरेंट पीएच। आगे हमारे पास साल्ट्स हैं। साल्ट्स क्या होते हैं? साल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड इट इज़ फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ मेटल्स आयंस एंड द नॉन मेटल्स एंड आयंस। मेटल कटायंस होते हैं, नॉन मेटल एनायंस के साथ कंबाइन होकर बने होते हैं, उनको हम साल्ट्स कहते हैं। 2 एग्जांपल्स हैं, बाकी इनकी प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर सकते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आल्सो कंटेन सम साल्ट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस हैं। ये दे आर इन सॉलिड स्टेट साल्ट्स आर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। फिर ये 2 एग्जांपल्स हैं, इसकी डिस्कस कर लें। NaCl वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जो है पोटाशियम क्लोराइड है KCl, पोटाशियम नाइट्रेट है KNO3। इस तरह की एग्जांपल्स इसमें लिख सकते हैं आप लोग। ये 4 यूजेस ऑफ साल्ट्स हैं। साल्ट्स के 4 यूजेस देने हैं, तो साल्ट आपके पास कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं, इसको आप इस तरीके से भी क्लासीफाइड कर सकते हैं साल्ट्स को कि हम साल्ट कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। तो आप इसमें 4 यूजेस ऑफ साल्ट्स हैं। तो साल्ट्स के यूजेस एज आ वो डी आइसनिंग के लिए भी होता है, टेबल का कॉमन साल्ट भी होता है जिसे हम टेबल साल्ट के तौर पर यूज़ भी करते हैं। इसके अलावा हम क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरीके से भी है, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक करना है तो इस तरीके से करें। लाइक सोडियम क्लोराइड है, इट इज़ यूज्ड एज द कॉमन साल्ट। टेबल साल्ट, it is used it has the common salt is it has the known as common salt, it is used as the table salt and the de-icing एजेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आप लोग जो है वो दूसरे साल्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। लाइक सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट हम जिसे सोडा ऐश कहते हैं, इट इज़ यूज्ड एज दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास डिटर्जेंट्स ETC। इस तरीके से दूसरा, फिर इस तरीके से 2 साल्ट हो गए हमारे पास। तीसरा साल्ट कोई और ऐड कर लें, लाइक सोडियम सिलिकेट्स है जिसे हम डिटर्जेंट्स और क्लींसिंग एजेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर हम कोई और साल्ट भी ऐड कर लेते हैं, लाइक सोडियम कार्बोनेट है जिसे हम Na2CO3.10 एक्वा कहते हैं, वाशिंग सोडा। सही है, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक सोडा है सोडियम, और जिसमें मतलब विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है, जबकि वाशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। तो उसको हम सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए भी यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल और लाइक कास्टिक सोडा वगैरह, बोरेक्स, ग्लास वगैरह की प्रेपरेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन जो है वो राइट 4 यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट है। सोडियम सिलिकेट के यूजेस कहाँ पे होते हैं? डिटर्जेंट्स के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। सही है, डिटर्जेंट्स के तौर पर यूज़ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट के तौर पर, एडहेसिव के तौर पर भी यूज़ करते हैं। साथ में कैल्शियम क्लोराइड भी पूछा हुआ है। कैल्शियम क्लोराइड को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग? कैल्शियम क्लोराइड यूज़ होता है de-icing ऑफ रोड्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, ड्राइंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ कहाँ पे हम लोग करते हैं? इसको हम ड्राइंग एजेंट के तौर पर, स्पेशली गैसेस और अल्कोहल वगैरह के कहीं पे मॉइस्चर हो उनको हम, फिर स्टील मेकिंग के लिए होता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, स्लैग लाइम की प्रेपरेशन के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। सही है, तो ये कुछ यूजेस हैं हमारे पास। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिडिक साल्ट क्या होते हैं और बेसिक साल्ट क्या होते हैं? सच टाइप ऑफ साल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड। एसिड की इनकम्प्लीट आयनाइजेशन से जो बन रहे होते हैं वो हमारे पास एसिडिक साल्ट होते हैं। बेसिक साल्ट जो है वो इनकम्प्लीट आयनाइजेशन ऑफ बेस के ज़रिए बन रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी एग्जांपल भी है। एसिडिक साल्ट लाइक सोडियम कैल्शियम बाई कार्बोनेट होता है, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट भी ऐड हो जाएगा इसमें, तो जिसमें NaHCO3 आ जाता है, जबकि कैल्शियम बाई कार्बोनेट में CaHCO3 के साथ 2 भी आता है। बेसिक साल्ट है, बेसिक साल्ट में हमारे पास आ जाता है, बेसिक साल्ट के अंदर जो हम ऐड कर रहे होते हैं वो सोडियम तो नहीं आ सकता इसमें बेसिक में, मतलब बेसिक में वो हमने ऐड करना होता है जिसमें कम से कम 2 हाइड्रोक्सी आयंस आते हैं, लाइक कैल्शियम है, एलुमिनियम है, ठीक है, इस तरह के। तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड वो हमारे पास आ जाएगा, एलुमिनियम डाई हाइड्रोक्सी क्लोराइड ये भी आ जाएगा, यानी कि जिसमें हाइड्रोक्सी आता हो वो बेसिक साल्ट में काउंट होते हैं। आगे है हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कि जो टेस्ट होता है, सबसे पहले एसिड्स कैसे होते हैं, बेसिक कैसे होते हैं, फिर टचिंग सिस्टम जो है कि वो किस तरह की सेंस हो रही होती है। फिर हमारे पास इसका वो जो हम लेते होते हैं लिटमस पेपर टेस्ट होता है कि एसिड जो है वो ब्लू को रेड करता है, बेसिस जो है वो रेड को ब्लू करता है। तो इस तरह से
फिर हमारे पास इनकी एग्जांपल्स भी आ जाती हैं एग्जांपल के तौर पर। फिर क्रॉसिव नेचर और नॉन क्रॉसिव नेचर वो भी डिस्कस होती है। एक्सप्लेन द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस भी करना है आर्हीनियस को। वो पीछे भी हमने आई थिंक पहले शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वो डेफिनेशन हो जाएंगी। उसके बाद एग्जांपल्स भी दी थी कि वो HCl को आयनाइज करवाया था, अच्छा हाइड्रोजन, वो भी होगी थी। और लिमिटेशन भी इसकी हमने शॉर्ट में की थी। एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ एन एसिड और बेस, बेस का लेविस कंसेप्ट डिस्कस करना है, डेफिनेशन हमने कर ली थी। आगे इसके साथ आपने एग्जांपल्स भी हमने एक दो पढ़ ली थी। इसके बाद आप लोगों ने इसमें ऐड करना है एसिड्स क्या होता है, मतलब जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। बेस क्या होता है, जिसके पास एक्सेस लॉन पेयर होता है या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं या नेगेटिव चार्ज होता है। फिर उसके बाद इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स भी आई थिंक हमने डिस्कस कर लिए थे बैक पे। इट इज़ द क्वेश्चन नंबर वेयर इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चन, ये डिस्कस किया था। हाउ दे आर यूज डिटरमाइन एसिडिक बेसिक न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए, तो वो डिफरेंट पीएच के तौर पर उसके पीएच मेजर की जाती है। सही है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। डिफाइन साल्ट्स क्या होते हैं, साल्ट्स को बताना है। आई एक्सप्लेन करेक्टरिस्टिक्स आर यूजेस ऑफ सम इम्पोर्टेंट साल्ट, कुछ आपने करेक्टरिस्टिक्स बता देनी, 5 करेक्टरिस्टिक्स बता देनी है। यूजेस ऑफ सम साल्ट है, इंपॉर्टेंट साल्ट है, तो कुछ 3 से 4 5 4 से 5 के इंपॉर्टेंट साल्ट के नाम बताने जो पीछे हम यूजेस पढ़ चुके हैं, तो वो उनके एक दो यूजेस साथ में बताते जाना है। गिव द एप्लीकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिस, सम बेसिस जो होती हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उनके यूजेस बताने हैं। एप्लीकेशन मतलब एक ही चीज़ है। सही है। एक्सप्लेन द ब्रॉन्स्टल कॉन्सेप्ट एसिड बेस, वो डिस्कस करते ना हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर है हमारा 11। चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने देखना है कि चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले है हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, दे आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स सच एज द मिस्टीरियस फोर्स। तो वो हमारे पास मिस्टीरियस फोर्स के ज़रिए बनते हैं जो इनहेरिटेंस से आती है ना, जो विरासती मादा भी कहते हैं जिसको, उधर से सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है। ये मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी थी, इसके अकॉर्डिंग ये सेंस आउट किया जाता था। राइट, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एटम्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। डिफाइन कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फॉर्म टू लॉन्ग चेन्स एंड मेक लार्ज रिंग्स। इसको हम भी ये भी कह सकते हैं, जब व्हेन कार्बन एटम्स लिंक्स टुगेदर एंड फॉर्म्स लॉन्ग चेन एंड लार्ज रिंग्स इज कॉल्ड द कैटिनेशन। ब्रीफली एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर फार्मूला विद एग्जांपल। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सच टाइप ऑफ फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसकी एग्जांपल दे देनी, C4H10 है, जैसे ब्यूटेन का है। राइट, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल क्या होता है, सच टाइप ऑफ कंपाउंड विच कंटेन्स द OH ग्रुप। OH फंक्शनल ग्रुप, उसको हम कहते हैं अल्कोहल। जनरल फार्मूला जो होता है इसका वो R, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH है और जनरल फार्मूला ROH आ जाता है। फिर इसकी एग्जांपल्स हैं CH3OH, वो मिथाइल अल्कोहल है, मेथानॉल भी कहते हैं उसको। फिर CH3CH2OH है, तो वो हमारे पास बन जाएगी इथाइल अल्कोहल। चाहिए। हाउ कॉल इज़ फॉर्म, कैसे कॉल कैसे फॉर्म्ड होती है, इट इज़ फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है एट द पासिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन पासिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बहुत सारे सालों के बाद गुजरने के बाद जो है वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो है वो डेड प्लांट्स और एनिमल से जो है वो हमारे पास कोल बन रही होती है। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सच टाइप ऑफ कंपाउंड विच कंटेन सिंगल और डबल बॉन्ड एंड रिप्रेजेंट एज द फंक्शन, ठीक है, एंड स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स इस कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप होता है। उसमें ऐड कर लें अल्कीन, अल्केन्स, अल्काइंस भी ऐड कर सकते हैं। हाइड्रोक्सल आयंस लाइक अल्कोहल है वो ऐड कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, वो ऐड कर सकते हैं आप लोग। फिर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है, सच टाइप ऑफ फार्मूला इन विच वी शोज द बॉन्ड in which shows the bond between the atom by using the dot and cross for the electrons। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं आगे। डिफाइन ओपन चेन एंड एसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओपन चेन मतलब जिसमें एंड कार्बन्स ऑफ अ चेन नॉट लिंक टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, जिसमें वो रिंग्स की फॉर्म के अंदर जो है वो नहीं कंबाइन होते हैं, उनको ओपन चेन कहते हैं, लाइक एन ब्यूटेन है। डिफाइन एलिसाइक्लिक होते हैं, नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड जो होते हैं उनको डिस्कस करना है।
नॉन बेंजोनाइड भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, एलिसाइक्लिक को ही कहते हैं। सच टाइप ऑफ कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होता। डिफाइन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन्स दी अदर देन कार्बन आइटम इन देयर रिंग्स, रिंग्स के अंदर अदर देन कार्बन आइटम आता है। जैसे पैराडीन है तो वो हमारे पास उसमें नाइट्रोजन आ रहा होता है 6 कार्बन के ऊपर ना, कार्बन नहीं होती वहाँ पे, बाकी लाइक बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है उसका। विद एग्जांपल है तो थायोफीन भी दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसके बाद डिफाइन आइसोमरिज्म क्या होते हैं। आइसोमरिज्म क्या होते हैं, सच टाइप ऑफ कंपाउंड विच हैज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो आइसोमरिज्म होते हैं। हाउ मैनी आइसोमरिज्म ऑफ पेंटेन हैव, आइसोमरिज्म पेंटेन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। एक जो है वो हमारे पास एन पेंटेन होता है, एक आइसोपेंटेन है, एक न्यू पेंटेन है, सही है। एन पेंटेन में सारे कार्बन एक ही सीरीज़ में लगे होते हैं। आइसोपेंटेन में जो है वो एक आइसो ब्रांच निकल आती है। एन न्यू पेंटेन के अंदर जो है वो फिर चारों तरफों से सेंट्रल कार्बन जो है वो चार कार्बन के साथ सराउंड होती है। इस तरीके से आगे कुछ हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, स्किप द पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी जो पेयरिंग स्कीम में नहीं ऐड है, सही है 2024 के अंदर, तो वो स्किप भी कर सकते हैं। राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर नोट लिखना है। कंपेयर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। डिफाइन होमोलोगस सीरीज है, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप है, एक्सप्लेन फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल डिस्कस करना। एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल कंडेंस एंड द इलेक्ट्रॉनिक डॉट क्रॉस फार्मूला शो करो। हमने ये ये एक्सप्लेन करना होता है, साथ में एग्जांपल्स भी। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर है 12। चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करना है हमने। चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम देखते हैं डिफाइन हाइड्रोकार्बन है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स दी ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम्स इन देयर फार्मूला, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। डिफाइन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, सच सेम टाइप ऑफ डेफिनेशन है जैसे वो साइक्लिक एंड एसाइक्लिक कंपाउंड है। बस इसमें वो थे कि उसमें वही डेफिनेशन आप कर लें, सही है। उसमें हाइड्रोकार्बन सिर्फ जस्ट ऐड करने हैं आपने, हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए। लाइक साइक्लोब्यूटेन है, ओपन चेन में एन ब्यूटेन आ जाता है। वाट आर दी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड क्या होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है। अनसैचुरेटेड such type of hydrocarbon which contains in their structure double or triple bonds is called unsaturated compound. Why alkanes are called paraffin? Alkanes are the paraffin because they are the less reactive. पैरामीन लेस होता है, फिन मीन रिएक्टिविटी होती है, सही है, अफिनिटी होती है, तो वो लेस रिएक्टिव होती हैं, इस वजह से अल्केन्स को हम पैराफिन्स काउंट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स करना है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, उसमें हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं H2 की, तो वो हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। तो साथ में हमारे आगे पास एन, हमारे पास इथेन बन जाएगी CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन द कन्वर्जन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, सही है। उसमें ये कन्वर्जन वाला प्रोसेस भी है, वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करना। वेजिटेबल ऑयल अनसेचुरेटेड होते हैं, ठीक है, और इसको हम सेचुरेट करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से। हाइड्रोजनेशन मीन फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें डेफिनेशन करनी है, तो हाइड्रोजनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सही है। अल्कीन्स के अंदर करना है तो अल्कीन्स कह रहा है, तो आगे अल्कीन्स आ जाएगी। आगे है इथेन एंड इथेन के यूजेस, इथेन एंड इथीन है, सही है, यहाँ पे ये मिस्टेक आई हुई है, तो इनके यूजेस बताने हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन एंड अल्कीन्स के प्रेपरेशन मेथड बताने हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है अल्कीन्स एंड अल्काइंस की। राइट द यूजेस ऑफ इथेन, इथेन मिथेन एसिटाइलिन, ये इथेन 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 मिथेन लिखा हुआ है ना, इथेन भी एक ही है, मिथेन भी, मतलब ये सैचुरेटेड होते हैं, ये आ जाएगा इधर इथीन होगा, सही है। और यहाँ पे एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन हमारे पास आता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि C2H2, उसके यूजेस बताने हैं ना। इथाइलिन भी, इथाइन भी कहते हैं इसको। गिव केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स के केमिकल रिएक्शन बताने हैं हमने, सही है। तो ये हमारे पास जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास। 13 के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, ये हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बायोकेमिकल्स इनटू द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के अंदर हम बायोकेमिकल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। बायोकेमिकल्स में लाइक हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं,
लिपिड्स है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है जिसको हम वो डीएनए और आरएनए भी यूज़ करते हैं। सही है। आगे डिफाइन पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं और इनको डिफाइन करना है। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, गिव देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स आर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच कंसिस्ट ऑफ द 100 to 1000 ऑफ द मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, जो 100 to 1000 ऑफ द मोनोसेक्राइड्स होते हैं। आगे इनकी कुछ हमारे पास वो पूछ रहा है, गिव देयर प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अच्छा, ये पॉलीसेक्राइड हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं। सही है। फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करनी है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये टेस्टलेस होते हैं। सही है। फिर इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। उसके बाद ये इनके मॉर्फस सॉलिड्स हैं, स्पेसिफिक शेप नहीं होती। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। मोनोसेक्राइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। सही है। ये डिजॉल्व सोल्यूबल इन वाटर होते हैं हमारे पास मोनोसेक्राइड्स। ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर भी हैं। ठीक है। इनको के नॉट भी हाइड्रोलाइज नहीं हम लोग कर सकते। ये और ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हमारे पास। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी मोनोसेक्राइड्स की। आगे अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, गिव जनरल फार्मूला। उनका जनरल फार्मूला भी बताना है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ द अमाइनो एंड कार्बो। जी, अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास। अमाइनो एसिड्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ द अमाइनो एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सही है। इनका जनरल फार्मूला आपने लिख देना है, सी सेंटर में होगा और साथ में एक साइड पे COOH लगा देंगे, एक साइड पे NH3। अप एंड डाउन्स के अंदर आपके ऊपर हाइड्रोजन लगा दें, नीचे अल्काइल चेन होती है हमारे पास R। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। देयर आर 20 अमाइनो एसिड इन विच द 10 आउट ऑफ 10 अमाइनो एसिड विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन द बॉडी, these are called the non-essential amino acids. Out of 10 amino acids cannot be our body synthesized, so these are called the essential amino acids. Right sources and uses of विटामिन A और विटामिन D के जो uses हैं और sources वो बताएं। विटामिन A जो होता है उसके sources क्या होते हैं हमारे पास। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग, ऑयल, फैट्स, फिश, ये चीज़ें होती हैं हमारे पास। सही है। बाकी इसको हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, कैरेट वगैरह, उनसे भी ले सकते हैं। फिर हमारे पास वो सिर्फ विटामिन डी के सोर्सेज क्या होते हैं। विटामिन डी के फिश लीवर होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फैट एंड ऑयल्स हैं। डी विटामिन जो हमारी बॉडी भी प्रिपेयर करती है बाय स्किन, जब हमारी स्किन के ऊपर जो है वो सनलाइट फॉल कर रही होती है। आगे हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर यूजेस। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, आदि मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ विच आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं हमारे पास। सही है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन घी एंड ऑयल। घी एंड ऑयल इसके यूजेस भी बताने हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स के कहाँ कहाँ पे यूजेस करते हैं। सही है। डिफाइन घी एंड ऑयल क्या होता है। घी आर दी सैचुरेटेड लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक ईस्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं हम लोग। ऑयल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी इसको काउंट किया जाता है। घी जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं। ऑयल जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। फंक्शन ऑफ डीएनए क्या होता है। डीएनए फंक्शन क्या करता है। डीएनए स्टोरी आवर इनहेरिटेज करेक्टरिस्टिक्स। सही है। ये हमारी जो इनहेरिटेज करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको स्टोर भी करता है एंड ट्रांसफ़र इनटू न्यू जनरेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। डीएनए आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड आरएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये तो ये डीएनए की वर्किंग होती है। टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। सोल्यूबल विटामिन होते हैं, इनसोल्यूबल विटामिन होते हैं। सही है। तो इस तरीके से कह सकते हैं। यहाँ वाटर सोल्यूबल विटामिन भी कहते हैं और फैट सोल्यूबल विटामिन भी कहते हैं। सही है। वो भी ऐड हो जाते हैं। उनको क्लास इनकी डेफिनेशन भी करना है। सच टाइप ऑफ विटामिन विच आर कैन बी डिजॉल्व इनटू वाटर, उसको हम कहते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। और जो हमारे पास होते हैं ए, उसमें हमारे पास आता है वाटर सोल्यूबल में BC, यानी कि विटामिन B और C, जबकि ए ई के वगैरह ये हमारे पास जो हैं ADE के, तो वो हमारे पास होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। सही है। आगे हाउ जस्टिफाई RNA वर्क एज लाइक अ मैसेंजर। RNA जो है वो मैसेंजर के तौर पर कैसे काम करता है। RNA यूजुअली टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द DNA एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू प्रिपेयर द अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन ऑफ द DNA मेकिंग प्रोटीन्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा वर्क RNA लाइक अ मैसेंजर। आगे कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। डिफाइन मोनोसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड्स हैं, गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, गिव यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डिफाइन अमीनो एसिड्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, एक्सप्लेन सोर्स यूजेस ऑफ प्रोटीन लिपिड्स हैं,
डिफाइन विटामिन्स क्या होते हैं, डिस्कस द टाइप सोर्सेज यूज, इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स है, आल्सो राइट द इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ मोनोसैकेराइड्स आर प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट वन हमारे पास है चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर हमारे पास है 14। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर इज़ द इन्वेलप ऑफ गैसेज अराउंड दी अर्थ है। हमारा एटमॉस्फेयर का इन्वेलप होता है, गैसेज का इन्वेलप होता है अराउंड दी अर्थ, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। इट्स स्फेयर है, इसके एटमॉस्फेयर डिवाइड इनटू 4 रीजन्स होती हैं। ट्रोपोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है। सही है। डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट। एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट क्या होता है। एटमॉस्फेयर का हमें अभी डिस्कस किया था, इट इज़ द इन्वेलप ऑफ गैसेज अराउंड दी सरफेस ऑफ अर्थ है। एटमॉस्फेयर कहते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द बियोटिक एंड एबियोटिक फैक्टर्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स फैक्टर्स, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, लाइट, ठीक है, एयर, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। नेम द मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर के मेजर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास अबाउट 78% होती है, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%। दीज आर टू मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रोपोस्फेयर। डिफाइन प्लूटेंट्स क्या होते हैं। प्लूटेंट्स हमारे पास हैं, प्लूटेंट्स आर द वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे पास विच कैन प्लूट द एयर, वाटर एंड सॉइल वगैरह, तो वो हमारे पास प्लूटेंट्स होते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्लूटेंट्स क्या होते हैं। प्राइमरी प्लूटेंट्स क्या बनते हैं। प्राइमरी प्लूटेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास डायरेक्टली रिलीज और एग्जॉस्ट होते हैं। हमारे पास एग्जॉस्ट और वेस्ट मटेरियल होते हैं विच रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट थ्रू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास डायरेक्टली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, लाइक व्हीकल्स के अंदर हम उसको बर्न कर रहे होते हैं। उसके अलावा घर डोमेस्टिक के तौर पर भी एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी बर्न करवाते हैं। तो वो डायरेक्ट जो है वो हमारे पास प्राइमरी प्लूटेंट्स होते हैं, लाइक हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, मीथेन वगैरह आ जाती है, अमोनिया है, इनके अंदर फ्लोरीन वगैरह के कंपाउंड्स आ जाते हैं। अब इस तरीके से सेकेंडरी प्लूटेंट्स क्या होते हैं। सेकेंडरी प्लूटेंट्स फॉर्म बाय द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द प्राइमरी प्लूटेंट्स टू ईच अदर, ठीक है। डिफरेंट प्राइमरी प्लूटेंट्स के रिएक्शन से ही हमारे पास सेकेंडरी प्लूटेंट्स बनते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा में थी एयर के अंदर, तो वो रिएक्ट करके वाटर के साथ रेनफॉल जब हुई तो वाटर के साथ रिएक्ट करके उसने सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। नाइट्रोजन ऑक्साइड थे वो प्रेजेंट थे, तो जब वो ट्रीट किए तो नाइट्रिक एसिड बना दिया। CO कार्बन के ऑक्साइड थे, वो जब वाटर के साथ रेनफॉल होगी तो ट्रीट करेंगे। वैसे भी मॉइस्चर होते हैं वेरी लेस अमाउंट के अंदर है हमारी एटमॉस्फेयर में या फ़िज़ा के अंदर, सही है। तो वो उनके सेकेंडरी मतलब रिएक्शन के बन, वो प्राइमरी रिएक्शन प्राइमरी प्लूटेंट्स के रिएक्शन से बन रहे होते हैं, तो वो हमारे पास सेकेंडरी प्लूटेंट्स कहलाते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है PAN, उसको हम पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कहते हैं, तो वो स्टैंड फॉर होता है PAN स्टैंड फॉर पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। आगे हमारे पास है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, तो इसको डिफाइन हम कर सकते हैं। द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन इंक्रीजेज रेगुलरली and less heat energy release to the environment. Carbon dioxide mostly infrared radiations which emit from the earth surface and keep the and warm the atmosphere. So this is the greenhouse effect. यहाँ पे होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर इंक्रीज़ हो रही है कंटिन्यूसली, उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो उससे क्या होता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन जो ज़मीन की सतह से रिफ्लेक्ट हो रही होती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरीके से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट कर रही होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रेगुलर बेस द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजेज रेगुलर बेस। सो दिस इज़ द ग्लोबल वार्मिंग। इट वार्म द surface of earth, it warm the atmosphere, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसके इफेक्ट्स भी लिखने हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, अब उसके इफेक्ट बताने हैं। उससे हमारे पास एक तो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, सही है। दूसरी बेस के ऊपर हम उसको कहते हैं कि हमारे पास वेदर एक्सट्रीम वेदर चेंज आ जाता है, ठीक है। वेदर पैटर्न चेंज हो जाता है। फिर हमारे पास ग्लेशियर स्टार्ट टू मेल्ट, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें जो होता है वो फ्लड रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। फिर इसके अलावा सी लेवल के ऊपर जो है वो भी लोअरिंग राइजिंग ड्यू टू विच लो लेइंग एरियाज़ जो होते हैं वो कैन बी सबमर्ज्ड हो सकते हैं। मतलब लो लेइंग एरियाज़ जो रिवर्स लाइक स्ट्रीम्स के साथ होते हैं, तो जब इनकी वाटर की कंसनट्रेशन वहाँ पे इंक्रीज़ होगी
सही है। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो ज़ाहिर है वो वाटर हमारा स्ट्रीम्स के अंदर ही जाएगा, रिवर्स के अंदर ही जाएगा। तो उनकी जब सरफेस ऑफ वाटर इंक्रीज़ होती है तो फिर हमारे पास जो है वो लो लेवल एरियाज़ जो होते हैं, यानी कि वो साथ में जो लो लेवल के ऊपर इलाका आजाद होते हैं वो सबमर्ज्ड हो जाते हैं, डूब जाने के उनके खतरात बढ़ जाते हैं। इनके इफेक्ट है वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज द ग्रीन हाउस because it entraps the it entraps the infrared radiation which are emitted from the surface of the earth, so it acts as a greenhouse gas. Carbon dioxide is responsible for heating the atmosphere. How the concentration of carbon dioxide is increasing regularly at regular base due to human activities, due to the burning of fossil fuels, human vehicles, etc. So carbon dioxide, more the concentration of carbon dioxide, more the infrared radiation trapped in the atmosphere, and it increase the temperature and heating up the atmosphere. Effect of acid rain, acid rain के effects क्या होते हैं इससे जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉयल जो एसिड रेन होती है हमारे अंदर, एसिड रेन जो एटमॉस्फेयर में होती है वो सॉयल के ऊपर फॉल आउट होने से रॉक्स के ऊपर लीच आउट कर जाती है हैवी मेटल्स को। हैवी मेटल्स जो है वो रिवर लेक्स के अंदर चले जाती हैं, वो ह्यूमन भी यूज़ करते हैं वाटर, तो वो उनके अंदर अकोमुलेट होकर डिसीज़ काज करती हैं। इसके अलावा एसिड रेन डायरेक्टली इफेक्ट टू द प्लांट्स भी होती है, डायरेक्टली इफेक्ट कर देती है प्लांट्स को, ठीक है। ओल्ड प्लांट्स इससे जो है वो डैमेज हो जाते हैं। फिर एसिड रेन जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो प्रेजेंट ऑन द मार्बल एंड लाइमस्टोन में होता है, उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे हमारे पास जो है वो बिल्डिंग्स मोनूमेंट्स की जो शाइनिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, डल हो जाते हैं, रोटेड हो जाते हैं। सही है, ये कुछ इफेक्ट्स हैं। इसके बाद है वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ कंसिडर्ड एज दी हेल्थ हैजर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, 14 वाला। सही है, हेल्थ हैजर्ड कैसे है। सबसे पहले तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा बताते होते हैं कि लाइक ये हेल्थ हैजर्ड कैसे है। ये सबसे पहले तो कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है। सही है, इसकी अगर प्रेजेंस इंक्रीज़ हो जाए तो वो हम गैस नहीं कर सकते अपने एटमॉस्फेयर में कि कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस हो रही, इंक्रीज़ हो रही कंसनट्रेशन। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, ये हमारे पास जो है जब हम बॉडी में इनहेल करते हैं हमारे पास ऑक्सीजन की नीडेड होती है, तो ये हमारे हेमोग्लोबिन में जो ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की नीडेड होती है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हेमोग्लोबिन के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन काज कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो डेथ भी काज हो जाती है। क्योंकि हेमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर, उसको ऑक्सीजन डी ऑक्सीजनेटेड खून पड़ा होगा आप लोगों ने, ब्लड वो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होती है, तो ये उस ऑक्सीजन को प्रोवाइड नहीं होने देती, हमारे लंग्स में जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन जो हम एटमॉस्फेयर से ले रहे होते हैं उसके साथ रिएक्ट कर जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड के अंदर फिर ऑक्सीजन हो जाती है, जिसकी वजह से ह्यूमन डेथ भी काज हो सकती है। हाउ सल्फर कंपाउंड्स आर इमिटेड नेचुरली सल्फर के कंपाउंड्स कहाँ से इमिटेड होती हैं, वोल्केनिक एरप्शंस होती हैं, लावा वगैरह का ज़मीन के अंदर फटना, उसकी वजह से सल्फ़र के ऑक्साइड काज होते हैं। फिर हमारे पास जो है वो स्पॉयल ऑफ फ्रूट्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स जो वगैरह, उनके ज़रिए नेचुरली हो रही होती है। सही है, आगे चैप्टर नंबर 15 है, तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और वाटर राइज अप इन प्लांट्स में वाटर राइज अप कैसे होता है। द वाटर राइज अप इन द प्लांट्स बाय द कैपिलरी रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कैपिलरी रिएक्शन विद द वाटर राइज अप फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर क्या होते हैं, ये क्लियर लिक्विड होता है। सही है, इसकी प्योर वाटर की पीएच जो है वो 7 होती है। फिर ये हमारे पास नो इफेक्ट होता, लिटमस पेपर कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर इसकी जो डेंसिटी को डिस्कस करना है, फिर हम इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी डिस्कस करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री होता है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री है। फिर इस तरीके से इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है 1 GCm³ एट 4 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। फिर ये हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है हमारे पास। सही है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है। डिफाइन कैपिलरी रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट आर द वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। सही है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर क्या होता है। द वाटर विच मेक्स अ गुड लेदर विद सॉप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर द वाटर विच कैन नॉट लेदर विद सॉप, उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। हाउ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव, वाटर टेम्परेरी क्लॉक मेथड। क्लॉक मेथड जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्योंकि लाइम स्लैग लाइम के ज़रिए हम उसको रिलीज़ करवाना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट्स बन जाते हैं हमारे पास। सही है,
और कैल्शियम कार्बोनेट साथ में हमारे पास वाटर बन जाता है, तो वो इस तरीके से हम इसको रिमूव करवा देते हैं। क्या ओके, डिफाइन बॉयलर स्केल्स क्या होते हैं? बॉयलर स्केल्स क्या होते हैं? बाय यूजिंग द हार्ड वाटर इन द बॉयलर्स द इट क्लोज द बॉयलर। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन वी यूज़ दी हार्ड वाटर इन द बॉयलर्स इट stuck inside the boilers and heat up it is stuck inside the boilers, it is called the scale। ये बॉयलर्स के अंदर जब हम डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं ना, तो उसको क्लॉग्स कर बंद कर देते हैं वहाँ से। तो इस तरीके से ये बॉयलर्स जो होते हैं इनको हम स्केल्स कहते हैं। ठीक है, इसको हमने आगे पूछ रहा है हाउ दे आर रिमूव। इसको रिमूव कैसे करते हैं? बाय यूजिंग दी सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा जो होता है उसको यूज़ करके हम लोग रिमूव कर सकते हैं, या सोडियम क्लोराइड को यूज़ करके। व्हाट आर दी पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज क्या होती हैं? व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स? पेस्टिसाइड्स आर दी यूज फॉर द टू कंट्रोल आर डायरेक्टली किल द पेस्ट्स। फर्टिलाइजर्स आर यूज टू द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फील्ड्स एंड प्लांट्स। उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि पेस्ट्स को डेड करने के लिए या उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। वाई नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर? नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो वाटर में सोल्यूबल कैसे होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉन पोलर कंपाउंड्स सच एज ग्लूकोज, शुगर वगैरह जो हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। हाउ वाटर राइज इन द प्लांट्स? ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया। 11 डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स डिसएडवांटेज बताने। डिटर्जेंट्स कंटेन्स दी कंपाउंड्स ऑफ द फॉस्फेट एंड दी नाइट्रेट्स which cause of the to increase the concentration of algae into the water. So it algae when algae are the biodegradable. When microorganism digest the microorganism decompose the algae, it use the concentration of it use the oxygen present in the water, and deficiency of oxygen cause the death of the aqueous life। सही है। इसमें जो होता है डिटर्जेंट्स के अंदर फास्फेट, नाइट्रेट्स जैसे कंपाउंड्स होते हैं, वो फिर एलजी काज करते हैं, प्रोडक्शन में उसको इंक्रीज कर देते हैं। फिर एलजी हमारे पास बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि उसको हम डिकम्पोज कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं। तो डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है वाटर के अंदर, तो वो एनिमल जो लाइफ होती है वो फिर हमारे पास जो होती है वो ख़तरे के अंदर आ जाती है। सही है। डैमेज द एक्वेटिक लाइफ, वो एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर देती है ना, जो प्लांट्स की लाइफ होती है, प्लांट्स या एनिमल जो पानी के अंदर होते हैं। नेम्स ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज़ के नेम लिखने हैं आपने। फ्लोरोसिस है, टाइफाइड है, डायरिया है। सही है। सिक्रोडम वो हमारे पास फ्लोरोसिस है, डायरिया है, इसके अलावा वो डेसेंट्री है। सही है। तो ये कुछ हमारे पास क्रिप्टोस्पोडियम्स भी होती हैं, वो हमारे पास वाटर बॉर्न डिसीज़ है। फ्लोरोसिस क्या होती है? फ्लोरोसिस इज़ द काज ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज़ बिकॉज द मच यूज़ ऑफ द फ्लोराइड की वजह से है। इट डैमेज द टीथ एंड द बोन्स etc। ओके, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन है अब हमारे पास। काज ऑफ वाटर हार्डनेस के काज क्या होते हैं? वो कैल्शियम मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, या बाई कार्बोनेट्स होते हैं हमारे पास। ये हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं हमारे पास, जो कि टेम्परेरी हार्डनेस होते हैं। जबकि परमानेंट हार्डनेस के जो होते हैं वो साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विद क्लोराइड एंड दी सल्फेट, तो वो हमारे पास वो परमानेंट हार्डनेस के काज होते हैं। फिर मेथड्स ऑफ रिमूविंग है। 2 मेथड्स आपने टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने हैं, तो उसके लिए आप क्लार्क मेथड यूज़ करते हैं या बॉयल मेथड। परमानेंट हार्डनेस को सोडियम सल्फाइड भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं वॉशिंग सोडा। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या होते हैं उनके बारे में बताना है, इफेक्ट्स उनके बताने हैं। फिर इफेक्ट ऑफ द वाटर पोल्यूशन क्या है, राइट एंड नोट ऑन वाटर बॉर्न डिसीज़। तो ये कुछ हमारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन हमारे पास है चैप्टर नंबर 16। तो 16 को डिस्कस कर। सबसे पहले तो हमारे पास मेटलर्जी है। मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है। मेटल को गेट करना है आपने। सही है। कैसे कट करना है? इन प्योर स्टेट के अंदर एट लार्ज स्केल के ऊपर, प्योर स्टेट में लेके आना है, और लार्ज स्केल के ऊपर। ये नहीं है कि एक कॉइन को आप कर रहे हैं क्लीन कर रहे हैं तो आपके मेटलर्जी का प्रोसेस हो रहा है, नहीं, लार्ज स्केल के ऊपर करना होता है। मेटल को एक्सट्रैक्ट करना किसके अंदर? प्योर स्टेट के अंदर। कैसे करना है? बाय फिजिकल और केमिकल मेथड के ज़रिए, तो वो हमारा मेटलर्जी होता है। आगे मिनरल्स एंड ऑर्स के होते हैं। मिनरल्स एंड ऑर्स क्या होते हैं हमारे पास, उसको हमने बताना होता है। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर दी नेचुरल सॉलिड मटेरियल्स होते हैं अंडर द अर्थ।
अंडर द अर्थ होते हैं, विच कंटेन द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विद कंबाइंड विद द अर्थ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो वो मिनरल्स होते हैं। लाइक हमारे पास फिर आगे ओर्स हैं। ओर्स क्या होती हैं? द मिनरल्स फॉर्म विच द मेटल एक्सट्रैक्ट कमर्शियली एट लो कॉस्ट एंड लेस एफर्ट, जिसमें लो कॉस्ट लगाते हैं, लेस एफर्ट के ज़रिए मिनरल्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं ओर्स। और ओर्स की जो हमारे पास जनरल एग्जांपल्स होती हैं वो कॉपर ग्लास है Cu2S, और चाल्कोपाइरेट होता है CuFeS2। तो ये हमारे पास कुछ दो एग्जांपल्स हैं इनकी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन है। इट इज़ द सेपरेशन ऑफ सेपरेशन होती है ऑन द बेस ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब इलेक्ट्रो डेंसिटी बेस होती है ना, जिसमें हाई डेंसिटी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, हाई डेंसिटी जो और पार्टिकल्स होते हैं, जबकि फिर इलेक्ट्रो और फिर जो लो होते हैं मतलब डस्ट पार्टिकल्स वो वाटर के साथ ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। इसको ग्रेविटी सेपरेशन कहते हैं। ये बेस ऑन डेंसिटी होती है, डिफरेंट डेंसिटी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेट की बेस के ऊपर सेपरेशन होती है, जिसमें हम मैग्नेट यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास डिफाइन रोस्टिंग होता है। रोस्टिंग क्या होता है? इसमें हम लोग मेटल्स, ये प्रोसेस होता है हमारे पास रोस्टिंग के मेटल रोस्टिंग में ओर्स को हम लोग जो है वो ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं। सही है। प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसनट्रेटेड और एट हाई टेम्परेचर के ऊपर एक्सेस ऑफ एयर के अंदर, जिसमें हम अपनी जो कंसनट्रेटेड और होती है मतलब जो और हमने कंसनट्रेट कर ली थी उसको हीट किया जाता है, जिसके ज़रिए जो है फिर वो हम उसको ऑक्सीजन से ट्रीट करवाते हैं, जिसमें हमारे पास लाइक CuFeS2 है चाल्कोपाइरेट। उसको जब ट्रीट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास बनता है Cu2S और FeS, और साथ में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। तो यहाँ तक आपने इसको ऐड करना है। रॉ मटेरियल ऑफ सॉल्वेयर प्रोसेस क्या होते हैं? सॉल्वेयर प्रोसेस के रॉ मटेरियल डिस्कस करने हैं। उसके अंदर हमारे पास आता है सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, ब्राइन लेना होता है, फिर लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और उसके साथ अमोनिया गैस होती है NH3। तो ये हम एडवांटेज ऑफ द सॉल्वेयर प्रोसेस ये आपने पढ़ लेने हैं कि हम लोग इसमें प्योर सोडियम कार्बोनेट तैयार करते हैं। सही है। फिर इसमें लेस एफर्ट होती है, इसमें फ्यूल ज़्यादा नहीं यूज़ होता है हमारा। और फिर इसके अंदर है कि हमारा जो है बहुत ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि वेपरेशन नहीं करवाना पड़ता है। फिर हमारे पास अमोनिया रिकवर हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिकवर हो जाती है। तो ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, तो ये चीप प्रोसेस होता है। तो इस तरह से ये आपने बताना है। फिर आगे पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम के बारे में बताना है कि पेट्रोलियम, वैसे पेट्रोलियम मीन्स क्या होता है? इसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, रॉक ऑयल भी कहते हैं। इट इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर। ये कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किस चीज़ का? हमारे पास सिवरल गैसेस, लिक्विड एंड हाइड्रोकार्बन होते हैं, लाइक वाटर, साथ में है वाटर वगैरह, साल्ट और अर्थ इम्प्योरिटीज़ पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। फिर हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है हमारे पास। तो पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है हमारे पास? पेट्रोलियम फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स। ये पीछे भी हमने डिस्कस किया था, जैसे कोल फॉर्म हो रही होती है ना। अगर रोस्टिंग ऑफ कैरिड और रोस्टिंग कैरिड आउट, तो ये सेम प्रोसेस, इसी का आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रूड ऑयल एंड रेजिडुअल ऑयल होता है। क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल हमारे पास होता है द रेजिडुअल द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कन्वर्टेड इनटू डार्क ब्राउनिश लिक्विड होता है। तो वो हमारे पास जो विस्कस क्रूड, उसे क्रूड ऑयल कहते हैं। मतलब जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की रिमेनिंग से बन रहा होता है हमारे पास एट हाई टेम्परेचर, जैसे वो पेट्रोलियम फॉर्म्ड हुआ था, उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। फिर रेजिडुअल ऑयल वो होता है जो हम द when the fractions of petroleum separated from the crude oil at 400 degree temperature, some of the compounds some of complex mixture cannot be separated at 400 degree temperature. This is known as the residual oil, which is further heated at the above the 400 degree temperature. आगे डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल होता है। डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल क्या होता है? पहले तो इसकी कंपोजिशन डिस्कस करेंगे, फिर इसके यूजेस भी डिस्कस करेंगे। तो कंपोजिशन इसकी क्या होती है? डीजल ऑयल की कंपोजिशन क्या होती है? हमारे पास C13 to 15 होता है, और जबकि फ्यूल ऑयल जो होता है वो C15 to 18 होता है। फिर इनकी हम टेम्परेचर बेस करेंगे। टेम्परेचर बेस जो है वो 250 से 350 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर होता है। ये 350 से 400 डिग्री टेम्परेचर। फिर इनके यूजेस भी हैं। यूजेस हमारे पास क्या होते हैं कि हमने इनको बसेस, ट्रक वगैरह के अंदर इसको डीजल ऑयल को यूज़ करते हैं। फ्यूल ऑयल को जो है हैवी होता है थोड़ा सा, इसको बॉयलर्स, फर्नेस वगैरह इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। विच रॉ मटीरियल आर यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। यूरिया के अंदर कौन से रॉ मटीरियल यूज़ करते हैं हम लोग? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट इज द कैल्सिनेशन प्रोसेस ऑफ द in which we heated the sodium bicarbonate and converted to the sodium carbonate, and
आल्सो प्रोड्यूस दी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, फिर हमारे पास जो है वो स्मेल्टिंग एंड डेसिमराइजेशन अलग से है, फिर थर्ड वन हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेंट प्रोसेस है, रिएक्शन भी लिखनी है, एडवांटेज भी लिखनी है इसके। फिर फोर्थ वन क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, उसके 3 स्टेप्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन आता है कार्बन डाइऑक्साइड विद अमोनिया, फिर दूसरा आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ठीक है। फिर हमारे पास ग्रेनुलेशन आता है। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, इनको डिस्कस भी करना है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, बेस्ट विशेज़ हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।